वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th कृषि विज्ञान इकाई 2 भूक्षरण का भाग 2। भाग 1 में हमने भूक्षरण की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था और आज हम देखेंगे इस भाग में कि भूक्षरण के रूप क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भाग में हमने भूक्षरण के बारे में पढ़ा था कि भूक्षरण क्या होता है। चलिए मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि भूक्षरण क्या होता है। इसकी परिभाषा है कि भूमि के कणों को अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया को यानी इकट्ठा होने की क्रिया को भूक्षरण या फिर मृदा अपरदन कहते हैं। इनके प्रकार दो होते हैं, यानी भूक्षरण दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक या फिर सामान्य भूक्षरण और दूसरा त्वरित यानी मनुष्यकृत भूकरण। प्राकृतिकरण स्वयं प्रकृति द्वारा होता है और त्वरित मनुष्यों द्वारा किया जाता है। अब हम आज पढ़ेंगे कि भूक्षरण के रूप क्या होते हैं। भूक्षरण के कारक। भूक्षरण की क्रिया वर्षा एवं वायु से मृदा का संपर्क होते ही प्रारंभ हो जाती है, यानी जब मिट्टी जो है वो वर्षा के या फिर वायु के कांटेक्ट में संपर्क में आती है तभी ये चीज़ शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वर्षा या वायु का वेग बढ़ता या घटता है वैसे वैसे भूक्षरण का रूप भी बदलता रहता है। जैसे अगर वर्षा धीमी हो रही है तो भूक्षरण की गति भी धीमी होगी, लेकिन अगर वर्षा का वेग तेज है तो भूक्षरण भी काफ़ी तेजी से होगा। भूक्षरण मुख्य रूप से दो कारकों द्वारा होता है, पहला जल और दूसरा वायु। इसे हम जलीय भूक्षरण और वायु भूक्षरण भी कहते हैं। जो जल के द्वारा होता है वो जलीय होता है और जो वायु के द्वारा होता है वो वायु भूक्षरण होता है। पहला हम पढ़ेंगे जलीय भूक्षरण। बरसात के दिनों में पानी के साथ बहती मिट्टी को अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ढालू भूमि पर यानी जिसमें ढाल होती है वो भूमि पर मिट्टी पानी के साथ बहकर पतली पतली नालियां बनाती हैं और पुराने पेड़ों की जड़ों की मिट्टी बह जाने के कारण जड़ें नीचे तक दिखाई देने लगती हैं। यानी जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी से ढके हुए होते हैं, लेकिन अगर वो ढाल पर होते हैं स्थित तो पानी जो है वो उसे तेजी से अपने तेज वेग से बहा के ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह सब जलीय भूक्षरण के कारण होता है और इसके प्रकार होते हैं निम्न। पहला वर्षा बूंद क्षरण। अभी हमने पढ़ा कि वर्षा के कारण होता है, तो इसमें पहला भाग है वर्षा बूंद क्षरण और इसमें हम देखेंगे कि वर्षा के कारण जो बूंदें पड़ती हैं उस तरह से भूक्षरण किस प्रकार होता है। इस प्रकार के भूक्षरण में वर्षा की बूंदें जब मृदा यानी मिट्टी से टकराती हैं तो मिट्टी के कण बिखर जाते हैं या फिर हम कहेंगे छिटक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्षा की बूंदें मिट्टी के कणों को 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर दूर तक उछाल सकती हैं। इतनी ज़्यादा शक्ति होती है वर्षा की बूंदों में क्योंकि उनका वेग काफ़ी अधिक होता है। परत भूक्षरण दूसरा परत भूक्षरण है और परत का मतलब होता है ऊपर की लेयर। खेत से पानी बहते हुए धीरे धीरे मिट्टी को ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाता है। जब खेतों का पानी बहता है तो जो ऊपर की सतह होती है उसे भी वो अपने साथ बहा के ले जाता है और ये प्रक्रिया सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती। खेत से बहता हुआ गंदा पानी प्रदर्शित करता है कि मिट्टी का ऊपरी भाग का कुछ अंश खेत के बाहर जा रहा है, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि जो वर्षा होती है वो तो शुद्ध पानी होता है, फिर जब वो बहता है तो मटमैला क्यों हो जाता है? वो इसी कारण हो जाता है कि जो मृदा के कण होते हैं ऊपरी सतह पर वो पानी के साथ बहते हैं और सारे पोषक तत्व भी इसी परत पर होते हैं, इसी सतह पर होते हैं, जिससे मृदा के साथ साथ उसके पोषक तत्व भी बह जाते हैं। तीसरा है अल्प सरिता भूक्षरण। अल्प माने होता है न्यून और सरिता होती है नदी। तो ये भूक्षरण किस प्रकार का होता है? भूमि ढालू होने से या अत्यधिक वर्षा से पानी तेज धारा के रूप में बहता है तो बहता हुआ पानी छोटी छोटी नलिकाओं का जाल बना देता है, जिसे हम अल्पसरिता भूक्षरण कहते हैं। अब ढालू भूमि की बात तो मैंने पिछले भाग में की कि ढालू यानी ढाल वाली भूमि है तो पानी काफ़ी तेज़ी से बहता है और ये अपने साथ मिट्टी के कणों को भी बहा लेता है, या फिर अत्यधिक वर्षा होती है तो उसका वेग इतना तेज होता है कि वो भी मिट्टी की सतह को बहा ले जाता है।
बहता हुआ पानी जगह जगह से छोटी छोटी नालियाँ बनाता है और एक जाल बना देता है जिसे हम अल्पसरिता भूसरण कहते हैं। ये नलिकाएं जुताई गुड़ाई के समय समाप्त हो जाती हैं। जब इसमें जुताई की जाती है खेतों में या फिर गुड़ाई की जाती है तो ये छोटी छोटी नलिकाएं खत्म हो जाती हैं। खेतों की पड़ती छोड़ने पर इस प्रकार से भूसरण देखने को मिलता है। और जब आप खेतों को देखेंगे तब आप, जब बारिश का समय होता है तब आप इस तरह की अल्पसरिता देख सकते हैं। 4. खंड या अवनालिका भूसरण। अल्पसरिता नलिकाओं पर ध्यान न देने से आगे चलकर ये आपस में जुड़ जाती हैं। आपने देखा होगा पतली पतली नालियाँ जो होती हैं, अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो जुड़ जाएंगी और फिर वो बड़ी हो जाएंगी और फिर ये गहरी और चौड़ी हो जाएंगी और इस कारण इनको भू परिसरण की क्रियाओं से समतल नहीं किया जा सकता, यानी अब हम उसे सपाट नहीं बना सकते और ये अवनालिका भूसरण कहलाता है। इसलिए उनका जो छोटी छोटी नालिकाएं होती हैं, अल्पसरिता होती हैं, उनको समाप्त करना आवश्यक होता है। बीहड़ भूसरण। जब वर्षा होती है तो नदियों के दोनों किनारों से वर्षा का जल बह बह कर नदियों में आता है। अब बारिश हो रही है और जो सारे किनारे हैं तो बहकर एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। ये जल के बहाव से भूमि के कटाव होने लगता है। अब ये जल का बहाव इतना वेग तेज होता है कि भूमि कटने लगती है। इससे भूमि में प्राकृतिक नालियाँ बन जाती हैं। आगे चलकर यह नालियाँ नाले एवं बीहड़ का रूप ले लेते हैं, बड़े बड़े नाले बन जाते हैं। इस प्रकार के भूसरण को हम बीहड़ भूसरण कहते हैं। 6. नदी तट भूसरण। पानी का बहाव नदियों के किनारों को काटता रहता है। जब पानी तेजी से बहता है तो उसके वेग के कारण जो नदियां हैं उसके किनारे का बहाव कटता रहता है और बहाव एक नया रास्ता बना लेता है। इससे नदियों के किनारे की जो उपजाऊ भूमि होती है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी मात्रा में पानी के वेग के साथ बह जाती है और इसे नदी तट भूसरण कहते हैं। 7. पुलिन भूसरण या फिर समुद्र तट भूसरण। हर जगह वर्षा की लहरों की बात की गई है और पानी के वेग की बात की गई है। ये जिस रास्ते से गुजरता है वहीं पर भूसरण पैदा कर देता है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो खेत हो या फिर समुद्र तट। यहाँ पर दिया है समुद्र की तीव्र लहरें किनारे को लगातार काटती रहती हैं, जिसके किनारे से पहाड़ व पेड़ पौधे टूटकर समुद्र में गिर जाते हैं। जाहिर सी बात है, मृदा जो है वही पेड़ों को और पहाड़ों को रोक के रखती है, बांध के रखती है। अगर मृदा ही बह जाएगी, मिट्टी ही बह जाएगी तेज वेग से, तो पेड़ पौधे कैसे रुक पाएंगे, तो वह टूटकर समुद्र में गिर जाते हैं। इसे सिल्ट कहते हैं। सिल्ट के इकट्ठे होने पर पुलिन यानी जो एक बीच है वो बन जाता है। बीच यानी पुल बन जाता है और समुद्र की लहरों में ज्वार धाराओं द्वारा पुलिन क्षरण होने लगता है। 7वां है हिमनद भूसरण। यह ऊंचे व ठंडे पहाड़ों पर होती हैं जहां प्रायः बर्फ जमी रहती है। बड़ी बड़ी हिम यानी जो बर्फ शिलाएं होती हैं अपने साथ चट्टानें व पत्थर भी बहाती चलती हैं। अब जब ये टूटती हैं और पानी के साथ बहने लगती हैं तो ये अपनी शिलाएं चट्टानें भी जो हैं संग में बहा लेती हैं उस वेग से। इससे भी भूसरण हो सकता है। 9. भूसंकलन भूसरण। इस चरण पहाड़ों पर होता है। ये जो चरण है वो पहाड़ों पर होता है। यहाँ पे भूसंकलन हो जाता है। इससे कमज़ोर चट्टानें अधिक ढलान के कारण दूर ढह जाती हैं और निचली जगहों के खेत, सड़क और बस्ती पर आदि मतलब नीचे आती हैं, तब वो दब जाते हैं, क्योंकि ये आप ऊपर से आती हैं और ये इतना भारी होती हैं कि नीचे आकर जो खेत होते हैं या फिर सड़क होती हैं उन पर गिरती हैं और उस जगह को दबा देती हैं। तो इसे हम कहते हैं भूसंकलन भूसरण। दूसरा है हमारा वायु भूसरण। पहला हमने जलीय पढ़ लिया। जलीय में 9 भाग थे, इस प्रकार के भूसरण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायु द्वारा भूसरण किस प्रकार होता है। जब भूमि का क्षरण वायु द्वारा होता है तो उसे हम वायु भूसरण कहते हैं। वायु का वेग कम होता है या तेज होता है, उससे जो भी भूसरण होता है उसे हम उस तरह से न्यून या उच्च भूसरण के रूप में जानते हैं। यह कम वर्षा एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर वर्षा अधिक नहीं होती है या फिर वो शुष्क इलाका यानी सूखा होता है, तो वहाँ पर हम इस तरह के भूसरण को पाते हैं, जहाँ आमतौर पर तेज़ हवाएं चलती हैं।
भूमि पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका आवरण नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं वहाँ पर मृदा जो है बंधी रहती है। लेकिन इस तरह के इलाके जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं वो इलाका शुष्क होता है और वहाँ पर वर्षा भी कम होती है, जिससे भूक्षरण जो है वो वायु द्वारा आसानी से हो जाता है। ऐसी स्थिति में मृदा के छोटे छोटे कण हवा के साथ अपने स्थान से हटकर कई किलोमीटर दूर उड़कर इकट्ठे हो जाते हैं और कभी कभी आसपास के खेतों में जमा होकर फसल को भी बर्बाद कर देते हैं। अगर फसल में आप ज़्यादा मात्रा में एक सतह इकट्ठी कर दोगे मिट्टी की तो फसल तो बर्बाद हो जाएगी। सैंड ड्यून, रेतीली भूमि में तेज हवा के कारण कभी कभी बालू के टीले यानी सैंड ड्यून बन जाते हैं। आप बालू को इकट्ठा करते रहो तो पहाड़ जैसी संरचना इकट्ठी हो जाएगी और उसे हम कहेंगे सैंड ड्यून, जो वायु वेग के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है और इसके कारण सैंड ड्यून बना लेते हैं। इससे भी क्या होता है, इससे भी मृदा अपरदन होता है। विशेष, आपने देखा होगा कि तेज वेग से हवा या आंधी आती है, प्रायः रेत या मिट्टी के महीन कण की एक परत जमा हो जाती है। आपने कभी सोचा है कि ये जो परत है ये आती कैसे है और जमा कैसे होती है? ये सब वायु क्षरण के कारण ही होता है। आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि एक परत रोज मिट्टी की जम जाती है, तो हवा में इस तरह के महीन कण उपस्थित होते हैं जिसके कारण ये एक परत हर वस्तु पर बना देते हैं। तो ये हो गया दूसरा भाग। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए और इसका अगला भाग 3 हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।